हाय एवरीवन। क्या हाल चाल है? आई होप एवरीवन इज डूइंग फाइन। परफेक्ट। सो अपना लास्ट क्लास के अंदर में कैपिटल मार्केट एक्सपेक्टेशन का जो फर्स्ट वाला चैप्टर था वो कंप्लीट हो गया था। ठीक है। सो वी हैव कवर्ड द इंटायर कॉन्सेप्ट्स। सारा नोट्स आपके पास है ऑलरेडी। उसके बाद अपने सारे एग्जाम्पल्स कर लिए थे। इंस्टीट्यूट का जो ब्लू बॉक्स एग्जाम्पल है वो अपना सारा कंप्लीट हो गया। आई होप एक बार आपने रिवाइज कर लिया टॉपिक को, क्योंकि थोड़ा सा थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है, चीजों को ध्यान में रखना जरूरी है। आज अपने क्या करें, को रीडिंग का चैप्टर एंड क्वेश्चंस वी आर स्टार्टिंग। ठीक है। तो आज का जो क्लास डेडिकेटेड रहेगा दैट विल बी सीएमई का फर्स्ट वाला चैप्टर का चैप्टर एंड क्वेश्चंस। एक बार देख लेते हैं कितना नंबर ऑफ क्वेश्चंस है। 13, 14, 15, 16। ओके, 16 क्वेश्चंस आर देयर। तो आज के क्लास में हो जाएगा ये तो। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू क्वेश्चन नंबर 1 से 2। Yan is an investment strategist responsible for developing long term CME। लॉन्ग टर्म सीएमई डेवलप कर रहा है। इफ यू रिमेंबर एलओएस नंबर ए, क्या था एलओएस नंबर ए? उसमें हमने बात करें कि सर जो सीएमई है वो क्या चीज के लिए यूज आता है, एंड फ्रेमवर्क, व्हाट आर दी वेरियस स्टेप्स फॉर ड्राइंग दी लॉन्ग टर्म कैपिटल मार्केट एक्सपेक्टेशंस। तो यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, ही इज एन इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजिस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग लॉन्ग टर्म कैपिटल मार्केट एक्सपेक्टेशंस फॉर एन इन्वेस्टमेंट फर्म दैट इन्वेस्ट्स इन डोमेस्टिक इक्विटीज। ठीक है। तो फर्म के लिए कर रहा है जो कहाँ इन्वेस्ट करती है, डोमेस्टिक इक्विटीज में, मतलब खुद के कंट्री में इन्वेस्ट कर रही है इक्विटीज में। She presents a report to the firm's investment committee। कहाँ पे किया है? एसेट एलोकेशन वाले टॉपिक में, इन्वेस्टमेंट कमिटी, डिस्क्राइबिंग द स्टैटिस्टिकल मॉडल यूज्ड टू फॉर्मुलेट कैपिटल मार्केट एक्सपेक्टेशंस। इफ यू रिमेंबर, स्टैटिस्टिकल मॉडल कहाँ पे यूज किया अपने इस चैप्टर के अंदर में, जब अपने इकोनॉमिक फोरकास्टिंग कर रहे हैं तो वहां पे जो फर्स्ट वाला मॉडल है इकोनोमेट्रिक, जहाँ पे वी विल यूज व्हाट मैथ्स एंड स्टैटिस्टिकल मॉडल्स। इफ यू रिमेंबर टाइम सीरीज मॉडल एंड ऑल। ठीक है। ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि क्वेश्चंस कराना, ऑब्जेक्टिव ये भी है साथ में कि कैसे चीजों को रिवाइज करते जाए, एंड कोई अगर वर्ड्स आ रहा है उसको कहाँ पे पढ़े इस चैप्टर में, इट्स इंपॉर्टेंट टू रिकलेक्ट ऑल दोस थिंग्स। तो बोला शी प्रेजेंट्स अ रिपोर्ट टू द फर्म्स इन्वेस्टमेंट कमिटी डिस्क्राइबिंग द स्टैटिस्टिकल मॉडल यूज्ड टू फॉर्मुलेट द capital market expectations which is based on a dividend discount model। okay, बोला statistical model जो यूज हुआ है that is actually what which is based on actually what dividend discount model, DDM। In the report she notes that in developing the model she researched the historical data seeking to identify the relevant variables and determine the best source of data for the model। ये क्या बात कर रहा है पता, जो अपने डिस्कस किए थे स्टेप्स ऑफ सीएमई, कि सीएमई का फ्रेमवर्क क्या, व्हाट आर दी वेरियस स्टेप्स। इफ यू रिमेंबर 7 स्टेप्स वाज देयर। तो यहाँ पे वही लिखा है, एक लिखा है कि डिविडेंड मॉडल, डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल यूज करेंगे एंड वी विल कलेक्ट व्हाट, हिस्टोरिकल डेटा। शी आल्सो नोट्स हर इंटरप्रिटेशन ऑफ द करंट इकोनॉमिक एंड मार्केट एनवायरनमेंट। क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन व्हाट एडिशनल स्टेप और स्टेप्स यू वांट वुड लाइक should have taken in the process of setting capital market expectations। एलओएस नंबर ए से पूछ रहा, फ्रेमवर्क ऑफ सीएमई क्या क्या था, याद करने का ट्राई करें। 7 स्टेप्स। एक था कि सर सबसे पहला एक्सप्लिसिटली एसेट क्लासेस को लिख लीजिए, उसके साथ में इन्वेस्टमेंट होराइजन डिटरमाइन कर लीजिए, दैट वाज द फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप था जो एसेट क्लासेस अपने लिए हैं फर्स्ट स्टेप में उसका हिस्टोरिकल डेटा गैदर करिए, ये रहा, एनालाइज द हिस्टोरिकल डेटा, gather the historical data, is it fine, and determine the key variable which actually affects the asset returns, and also try to develop the range। थर्ड स्टेप क्या था कि डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल या कोई मॉडल यूज करेंगे अपने फॉर ड्राइंग दी सीएमई। फोर्थ स्टेप था सर जो भी मॉडल डिसाइड किया ना उसके हिसाब से इनपुट गैदर करिए, इनपुट गैदर करिए, फोर्थ स्टेप। फिफ्थ स्टेप था जो थर्ड और फोर्थ स्टेप है विच इज रिलेटेड टू द मॉडल एंड द फोर्थ स्टेप वाज रिलेटेड टू डेटा गैदरिंग। फिफ्थ स्टेप में इन दोनों को क्या करेंगे, मर्ज करेंगे, वहां पे अपना जजमेंट लगाएंगे, वहां पे अपना एक्सपीरियंस एंड जजमेंट लगाएंगे। सिक्स स्टेप क्या था, अब अपने लॉन्ग टर्म सीएमई ड्रॉ करेंगे। सेवन स्टेप क्या था, मॉनिटर करेंगे जो एक्चुअली हुआ है वर्सेस जो एक्सपेक्टेड था, इज इट फाइन, एंड इफ एनी
चेंजेस रिक्वायर्ड इन द मॉडल, तो अपने उस मॉडल में कुछ चेंजेस करेंगे. दोज वेर दी 7 स्टेप्स. तो यहाँ पे वही पूछा, एक्सप्लेन व्हाट एडिशनल स्टेप वन शुड हैव टेकन इन द प्रोसेस ऑफ सेटिंग दी सीएमई. ये 7 स्टेप आपको क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा. अब कोई बच्चा पूछ रहा है कि सर क्या कीवर्ड्स आएगा, यही सब तो कीवर्ड्स आएगा कि फर्स्ट स्टेप में क्या था, एक्सप्लिसिटली राइट डाउन द एसेट क्लासेस एंड ड्रॉ द इन्वेस्टमेंट होराइजन. सेकंड क्या था, एनालाइज द पास्ट डेटा एंड डिटरमाइन द की वेरिएबल व्हिच अफेक्ट द एसेट क्लासेस, राइट. थर्ड स्टेप था कि डिटरमाइन द मॉडल, कौन सा मॉडल यूज करेंगे. फोर्थ क्या था, कलेक्ट द इनपुट डेटा फ्रॉम द रिलायबल सोर्स एंड टाइमली मैनर पे. फिफ्थ स्टेप में वी विल अप्लाई द एक्सपीरियंस एंड जजमेंट to integrate the step 3 and step 4. Fifth and sixth was drawing the long term CME. Seventh was monitoring the actual versus expected. बस ये सारे कीवर्ड्स है, ये आपको लिखने पड़ेंगे एग्जाम में. अगर ऐसा सम आता है तो, ऐसा क्वेश्चन आता है तो. इज इट फाइन? ओके. Yan reports that after repeatedly searching the most recent 10 years of data, she eventually identified variables that had a statistically significant relationship with equity returns. एक सेकेंड, ये दूसरे डेटा में जा रहा है. ओके, तो ये जो फर्स्ट पैराग्राफ था, आई थिंक दैट वाज रिलेटेड टू फर्स्ट क्वेश्चन एंड इससे रिलेटेड फिर सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पे जो डेटा दिया हुआ है. तो क्या कर रहा हूँ मैं, एक बार पहले क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ ताकि डेटा पे उसी हिसाब से अपने एक्शन लेंगे. डिस्कस हाउ ईच ऑफ द फॉलोइंग forecasting challenges evident in the Yan's report and in Thomanson's comments affecting the setting of capital market expectations. Okay, status quo bias, data mining bias, risk of regime change, misinterpretation of correlation. तो ये अपने को आइडेंटिफाई करना है. ये जो स्टेटमेंट अपने रीड करेंगे उसके अंदर में कहाँ पे स्टेटस को बायस है, वेयर वी हैव डेटा माइनिंग, वेयर वी हैव रिज्यूम स्विचिंग एंड वेयर वी हैव मिसइंटरप्रिटेशन ऑफ कोरिलेशन. चलिए अब डेटा रीड करते हैं. Yan reports that after repeatedly searching the most recent 10 years of data, she eventually identified variables that had a statistically significant relationship with the equity return. देखो इसी लाइन से समझ में आ रहा है. बोला सर वो बार बार डेटा को क्या किया, माइन किया रिपीटेडली लास्ट 10 years का डेटा को, एंड उससे आइडेंटिफाई किया कि देयर आर सर्टेन वेरिएबल्स, फॉर एग्जांपल जीडीपी, इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन, which is actually having a statistically significant relationship with the equity return. और एक बार भी नहीं, repeatedly. डेटा माइनिंग, ये तो लेवल 1 में अपने पढ़ते थे. डेटा माइनिंग क्या कर रहा है सर, ये डेटा को माइन कर रहा है. अगर आपको याद होगा एलओएस नंबर बी, चैलेंजेस के अंदर में ये सब चीज अपने किए थे. एक था सर अपने एनालिस्ट का चैलेंज, एक था साइकोलॉजिकल चैलेंज. एनालिस्ट का चैलेंज में ये था डेटा माइनिंग, कि सर वो डेटा को इस तरीके से माइन किया बार बार ताकि कुछ स्टैटिस्टिकल रिलेशनशिप निकाल पाए, एंड ही और शी फाउंड आउट. तो ये पूरा फील हो गया आपका डेटा माइनिंग बायस का. Yan used these variables to forecast equity returns. She documented in a separate section of the report a high correlation between the nominal GDP and the equity return. Okay, बोला है उसने डॉक्यूमेंट किया कि there is a high correlation between the nominal GDP and equity return. Okay, based on the noted high correlation, Yan concludes that nominal GDP predicts equity return. आराम से बोला कि सर उसने डेटा गैदर करके आइडेंटिफाई किया that there is a high correlation between the nominal GDP and equity return. High correlation में भी 0.8, 0.9, 0.99. मतलब nominal GDP equity return क्या related है? Nominal GDP बढ़ता है तो equity return बढ़ता है and vice versa. पूरा based on this high correlation, he conclude कर लिया that nominal GDP predicts what? Equity return. मतलब nominal GDP help करता है equity return को predict करने में. मतलब equity return क्या हो गया? Dependent variable. नॉमिनल जीडीपी पे इंपैक्ट करता है, सॉरी इक्विटी रिटर्न जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है जो डिपेंड करता है नॉमिनल जीडीपी पे. ये कंक्लूड कर लिया. दिस इज रॉन्ग. एक था ना कोरिलेशन, मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ कोरिलेशन. कोरिलेशन इज नॉट इक्वल टू कॉजेशन. कोरिलेशन इज नॉट इक्वल टू व्हाट? कॉजेशन. ये रहा मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ कोरिलेशन. सर बेस्ड ऑन द हाई कोरिलेशन ही जस्ट कंक्लूडेड दैट द नॉमिनल जीडीपी एक्चुअली अफेक्ट्स व्हाट? इक्विटी रिटर्न. बेस्ड ऑन स्टैटिस्टिकल रिजल्ट्स, Yan expects equity to underperform over the next 12 months and recommends that the firm underweights equity. तो बोल रहा है based on the results वो देखा कि जो equity है that is expected to what? Underperform in next 12 months. So he or she is telling to underweight what? Equities.
तो यहाँ पे दो चीज आपने आइडेंटिफाई की है यान में, एक था डेटा माइनिंग बायस जहाँ पे रिपीटेड वर्ड यूज था, और एक क्या, मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ कोरिलेशन. नेक्स्ट, कमेंटिंग ऑन द रिपोर्ट, Tomlinson, an investment advisor for the firm, suggests extending the starting point of the historical data back another 20 years to obtain more robust statistical results. बुरा वो क्या किया, और पीछे गया और 20 years का डेटा लिया, another 20 years to obtain more robust statistical results. Doing so would help or enable the analysis to include different economic and central bank policy environments. बोला सर अलग अलग इन्वायरमेंट, अलग अलग रिजिम इंक्लूड कर लिया और अनदर 20 इयर्स लेके. सर व्हाट इफ उस समय फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ होगा, या डॉट कॉम बबल हुआ होगा, या कोविड हुआ होगा, तो आप इतना पुराना डेटा लोगे तो प्रॉब्लम क्या होता है, रिजिम स्विचिंग का. इफ यू आर टेकिंग इतना पास्ट का बड़ा डेटा, द प्रॉब्लम विद द पास्ट डेटा इज व्हाट एक्चुअली, रिजिम स्विचिंग. सर ये हो गया होगा, हो सकता है 20 इयर्स का डेटा लिया, और ठीक है, एक था ना हाँ रिस्क ऑफ रिजिम चेंज. सो ये रहा रिस्क ऑफ रिजिम चेंज इज व्हाट एक्चुअली ही टुक अनदर 20 इयर्स का डेटा. टोमानसन इज रिलक्टेंट टू अंडरवेट इक्विटी फॉर हिज क्लाइंट. बोला अपना क्लाइंट के लिए अंडरवेट नहीं कर रहा इक्विटी. साइटिंग द स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस ऑफ इक्विटीज ओवर द लास्ट क्वार्टर. बोला लास्ट क्वार्टर में सिंस इक्विटी अच्छा परफॉर्म किया तो अपने अंडरवेट नहीं करेंगे. एंड बिलीव्स द मोस्ट रिसेंट quarterly data should be weighted more heavily in setting the capital market expectations. बोल रहा है कि जैन टू मार्च इक्विटी मार्केट अच्छा किया तो देयर इज अ हाई एक्सपेक्टेशन कि अप्रैल टू जून भी अच्छा करेगा. दिस इज एक्चुअली व्हाट, स्टेटस को बायस. स्टेटस को बायस जो पास्ट में हुआ है वही फ्यूचर में होगा. इज इट फाइन? तो यहाँ पे सारा चीज अपने यहाँ पे डिस्कस कर लिया. इसलिए इंपॉर्टेंट है कि एक बार क्वेश्चन रीड कर लिया ना, उसके हिसाब से वी आर एबल टू टारगेट कि क्या पूछा. सर एग्जाम में कैसे करना है, ऐसे ही करना है, पहले क्वेश्चन रीड कर लो, उसके बाद उसका आइटम सेट रीड करो, थिंग्स विल बी इजी. तो स्टेटस को बायस एंड रिस्क ऑफ रिजिम चेंज किसमें आया, टॉमसन में. एंड डेटा माइनिंग एंड मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ कोरिलेशन किसमें था, यान में. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 to 5, अगेन डेटा रीड कर रहा हूं मैं, 3 to 5 से रिलेटेड है. कैलकुलेट द इम्प्लाइड कॉन्ट्रीब्यूशन, कैलकुलेशन वर्ड है. Calculate the implied contribution to Cambo's US equity return forecast from the expected change in the P. बोला change in P calculate करना है. At the investment committee meeting, the firm's chief economist predicts that the economy will end. अच्छा I think नीचे चला जा रहा है, मतलब 4 से related होगा. Question number 3 है calculate the implied contribution to equity return forecast from the expected change in P. Okay, चलिए डेटा रीड करते हैं. Cambo is the chief market strategist at a US asset management firm. While preparing a report for the upcoming investment committee meeting, Cambo updates her long-term forecast for equity returns. बोला जो long-term trend था उसको क्या किया, अपडेट किया. As an input into her forecasting model, she uses the following long-term annualized forecasts from the firm's chief economists. देखते हैं क्या क्या है. Labor input will grow at 0.5%. GL लेबर इनपुट. लेबर प्रोडक्टिविटी Y/L लेबर प्रोडक्टिविटी का ग्रोथ इज 1.3. तो अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, रियल जीडीपी 0.5 प्लस 1.3 रियल जीडीपी. इन्फ्लेशन विल बी 2.2, ये नॉमिनल जीडीपी हो गया. 0.5 प्लस 1.3 प्लस 2.2 विल बी नॉमिनल जीडीपी. डिविडेंड यील्ड दिया हुआ 2.8, परफेक्ट. Based on these forecasts, Combo predicts a long-term 9% annual equity return in the US market. For equity market से how much is the expected? 9%. Her forecast assumes no change in the share of profit in the economy. बोला सर जो profit by GDP है ना, there will be no change, मतलब it will be zero. And she expects some contribution to equity returns from a change in the PE. वही तो निकालना है अपने को, ठीक है. चलिए निकालते हैं. Return on equity is equal to dividend yield plus nominal GDP plus change in profit
बाई जीडीपी प्लस चेंज इन प्राइस टू अर्निंग्स। तो ये दिया हुआ आपका 9%, दिया ना 9%। डिविडेंड यील्ड इज गिवन 2.8%। नॉमिनल जीडीपी इज, तीनों को ऐड कर लो तो 0.5 प्लस 1.3 प्लस 2.2, 4%। नॉमिनल जीडीपी इज 4%। दिस इज 0 प्लस ये तो निकालना है चेंज इन प्राइस टू अर्निंग्स। चलिए निकालिए। 2.2%, 2.2%, 9 माइनस 2.8 माइनस 4, ठीक है 2.2%। एग्जाम में कैसे करना है सर, लिखने के लिए आएगा तो आपको डायरेक्टली लिखना है, ठीक है। ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं है कि आप ये सब सिंबल्स वगैरह यूज कर पाओगे, राइट। तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो द कंट्रीब्यूशन ऑफ चेंज टू प्राइस टू अर्निंग्स विल बी 2.2%, फुल मार्क्स मिलता है। नेक्स्ट, तो अपनी फर्स्ट पैराग्राफ पूरा रीड कर लिए थे, राइट। थ्री का वी हैव read the first paragraph. Okay. Next, at the investment committee meeting, the firm chief economist predicts that the economy will enter the late expansion phase. 5 phases of the business cycle क्या क्या था? पहला था initial recovery. Next, early expansion, late expansion, slowdown, contraction. तो बोला at the investment committee meeting, the firm chief economist predicts that the economy will enter the late expansion phase. ठीक है, थर्ड वाले में of the business cycle in the next 12 months में। Discuss based on the chief economist prediction the implication for the following। बोला बॉन्ड यील्ड्स का क्या हाल होगा, इक्विटी रिटर्न्स का क्या हाल होगा, शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट्स का क्या हाल होगा। तो सबसे पहला, अगर लेट एक्सपेंशन में जा रहा है तो शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट विल राइज शार्पली, इट विल राइज शार्पली। इनिशियल रिकवरी में डिक्लाइन होता है और अर्ली एक्सपेंशन में इट विल स्टार्ट राइजिंग एंड लेट एक्सपेंशन में इट विल राइज शार्पली। स्लो डाउन में पीक पे रहता है और कॉन्ट्रैक्शन में गिरता है वापस से। इज इट फाइन? तो लेट एक्सपेंशन में शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट विल बी व्हाट, स्टीप राइजिंग। व्हाट अबाउट बॉन्ड यील्ड्स? बॉन्ड यील्ड कर्व का क्या इंपैक्ट होगा, फ्लैट टाइप का। लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट विल आल्सो राइज बट लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट कमती रेट से बढ़ेगा एज कंपेयर टू शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट, हेंस बॉन्ड यील्ड क्या होगा, फ्लैट। व्हाट अबाउट इक्विटी रिटर्न? लेट एक्सपेंशन में इक्विटी रिटर्न तो पीक पे रहता है, ऑल्सो वोलेटाइल, पीक एंड वोलेटाइल। तो आपसे पूछा था डिस्कस बेस्ड ऑन चीफ इकोनॉमिक्स प्रेडिक्शन द इंप्लीकेशन फॉर द फॉलोइंग। तो आपको लिखना चाहिए बॉन्ड यील्ड्स डैश लॉन्ग टर्म रेट्स विल इंक्रीज बट एट अ लोअर रेट एज कंपेयर टू द शॉर्ट टर्म रेट्स, हेंस बॉन्ड यील्ड और यील्ड कर्व विल बी व्हाट, फ्लैट। इक्विटी रिटर्न विल बी एट पीक एंड इट विल बी वोलेटाइल। शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट विल व्हाट, राइज स्टीपली। बस आपको यही लिखना, ये सब सारा कीवर्ड्स आ गया, स्टीप, फ्लैट, बॉन्ड यील्ड और इक्विटी रिटर्न, पीक पे एंड वोलेटाइल। दिस आर द एक्चुअल कीवर्ड्स। इज इट फाइन? अपने नोट्स में सब कुछ लिखे हैं क्लास में, अगर आपको याद होगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5। कैम्बो कंपेयर्स हर बिजनेस साइकिल forecasting approach to the approach used by the chief economist. Okay, बिजनेस साइकिल फोरकास्टिंग अप्रोच क्या क्या था, 3 अप्रोच था। एक था इकोनोमेट्रिक, सेकंड वाज इकोनॉमिक इंडिकेटर, थर्ड वाज चेकलिस्ट। वो उसको कंपेयर कर रहा है। कैम्बो bases her equity market forecast on a time series model using a composite index of leading indicators as the key input, leading indicators of the as the key input, whereas the chief economist uses a detailed econometric model to generate his economic forecast. Okay, बोला chief economist use कर रहा है econometric and Cambo use क्या कर रहा है, indicator approach. Discuss the strengths and the weakness of the economic forecasting approaches used by the Cambo and the chief economist. Okay, एडवांटेज और डिसएडवांटेज, स्ट्रेंथ्स एंड लिमिटेशन बोल रहा है। सबसे पहला कैम्बो कौन सा यूज कर रहा था, इंडिकेटर वाला। तो इंडिकेटर में सबसे पहला एडवांटेज क्या है कि सर सिंपल है एंड इजी टू इंटरप्रेट है, सबसे सिंपल है। और क्या एडवांटेज है सर, डेटा आराम से गैदर हो सकता है अलग अलग पार्टी से। याद है गवर्नमेंट, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से डेटा कैन बी गैदर्ड। फॉर एग्जांपल आरबीआई, ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस, फिर कॉन्फ्रेंस बोर्ड ऑफ यूएस,
ये सब से क्या डेटा गैदर हो सकता है, ब्लूमबर्ग से डेटा गैदर हो सकता है. तो दैट इज एक्चुअली व्हाट स्ट्रेंथ. लिमिटेशन क्या है, फॉल्स सिग्नल दे सकता है. लिमिटेशन क्या है, सर जो इंडिकेटर है वो क्या फॉल्स सिग्नल दे सकता है, या जो फोरकास्टिंग होगा दैट विल बी व्हाट इनकंसिस्टेंट. थर्ड, जो डेटा है ना वो रिवाइज हो सकता है, जो डेटा है वो रिवाइज हो सकता है. सो दैट इज एक्चुअली व्हाट लिमिटेशन. चीफ इकोनॉमिस्ट का कौन सा था, इकोनोमेट्रिक मॉडल, फर्स्ट वाला. उसका एडवांटेज क्या था, एक्यूरेट, क्योंकि इतना सारा इनपुट्स यूज करता है ये लोग, तो ऑब्वियसली जितना ज्यादा इनपुट्स यूज करेगा तो एक्यूरेसी भी बढ़ेगा. सेकेंड एडवांटेज क्या था कि सर रोबस्ट है, रोबस्ट कि एक बार आपने 1 मंथ के लिए बना लिया मॉडल तो यू कैन रेप्लिकेट दैट फॉर 6 मंथ्स, 1 ईयर एंड सो. और आउटपुट क्या होता है, क्वांटिफिएबल रहता है प्लस कंसिस्टेंसी रहता है. बट लिमिटेशन क्या है, एक्यूरेसी का अगर आपने बात करें तो सर इतना सारा इनपुट्स ले रहे हैं तो कॉम्प्लेक्स भी तो हो जाएगा, टाइम कंज्यूमिंग भी तो हो जाएगा. इज इट फाइन. ऑल्सो रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स कैन ऑल्सो चेंज. जो रिलेशनशिप है बिटवीन द इक्विटी रिटर्न, जीडीपी, इंटरेस्ट रेट्स एंड ऑल, दैट कैन ऑल्सो व्हाट चेंज. सो दैट कैन बी व्हाट लिमिटेशन. ऑल्सो टर्निंग पॉइंट्स डिटरमाइन करना क्या डिफिकल्ट है कि सर ग्रोथ फेज पे रिसेशन पे आता है तो वो जो टर्निंग पॉइंट है वो आइडेंटिफाई करना, फॉरकास्ट करना क्या डिफिकल्ट है अंडर द इकोनोमेट्रिक अप्रोच. सो दैट इज द लिमिटेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 to 13. ओके, तो ये आइटम सेट लग रहा है प्रॉपर. 6 to 13 इज द आइटम सेट. चलिए क्वेश्चन नंबर 6 रीड करते हैं. लेट्स फर्स्ट रीड द क्वेश्चन नंबर 6. Wakuluk most likely seeks to mitigate which of the following biases in developing capital market expectations forecast. बोला क्या चीज को मिटिगेट कर रहा है, seeks to mitigate. अवेलेबिलिटी बायस, टाइम पीरियड बायस, सर्वाइवरशिप बायस. डेटा रीड कर रहा हूं. वाकुलुक, क्या नाम है, वाकुलुक. Wakuluk is an investment strategist who develops capital market expectations for an investment firm that invests across asset classes and global markets. He is working for an investment firm that invests where across the asset classes and global markets. Wakuluk started her career when the global markets were experiencing significant volatility and poor returns. As a result, she is now careful to base her conclusion on objective evidence and an analytical procedure to mitigate any potential biases. बोला सर जब वो अपना करियर स्टार्ट किया था ना उस समय जो मार्केट्स था बहुत वोलेटाइल था, मे बी ड्यूरिंग कोविड और मे बी 2007-8 क्राइसिस. ठीक है, मतलब कोविड के जस्ट पहले या कोविड के आसपास उसी समय पुअर रिटर्न एंड वोलेटाइल जब मार्केट गिरा. बट उसके बाद क्या, शी बिकेम केयरफुल टू बेस हर कंक्लूजन ऑन ऑब्जेक्टिव एविडेंस. सब्जेक्टिव नहीं है, ऑब्जेक्टिव एविडेंस गैदर करके she makes her conclusion on the capital market expectations and analytical procedure to mitigate any potential biases. बहुत क्लियर कट है कौन सा बायस को ये मिटिगेट कर रही है, अवेलेबिलिटी, टाइम पीरियड या सर्वाइवरशिप. अवेलेबिलिटी बायस. अवेलेबिलिटी क्या था सर, जो इन्फॉर्मेशन आराम से अवेलेबल है उसके बेसिस पे कंक्लूजन करेंगे. क्या उसके पास जो इन्फॉर्मेशन आराम से अवेलेबल है, मतलब जो उसका पास्ट एक्सपीरियंस है, क्या वो उस पे आगे कंक्लूड कर रही है? नो. बोला ना ऑब्जेक्टिव एविडेंस and also she will perform analytical procedures and all. So she is trying to mitigate actually what availability bias. जो दिमाग में है easily recallable उस पर डिसीजन नहीं ले रही है बट अपना खुद का एनालिटिकल प्रोसीजर्स वगैरह कैरी आउट कर रही है. इज इट फाइन. तो अवेलेबिलिटी बायस यहाँ पे मिटिगेट हो रहा है. व्हाट अबाउट टाइम पीरियड बायस. टाइम पीरियड बायस क्या होता है कि सर अगर अपने 2020 से 2024 का रिटर्न लेंगे तो देखेंगे इक्विटी मार्केट अच्छा परफॉर्म किया है. ठीक है, बट 2020 से 2023 का, 2020 से 2023 का अगर हटा देंगे तो देखेंगे इक्विटी मार्केट उतना अच्छा नहीं किया क्योंकि 24 में मार्केट हैज बीन वोलेटाइल. इज इट फाइन. इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ. सो दैट इज एक्चुअली व्हाट टाइम पीरियड बायस. कि अगर आप 2020 से 2024 का पूरा डेटा लोगे तो आपको अच्छा लगेगा, अरे इक्विटी मार्केट अच्छा किया है, बट वो 3 या 4 साल का डेटा हटाओगे देन यू विल सी द रियल पिक्चर. सर्वाइवरशिप बायस तो हेज फंड्स वगैरह में होता है, जो सरवाइव कर रहे हैं उसका डेटा प्रेजेंट हो रहा है, जो सरवाइव नहीं कर रहा है उसका डेटा अपने प्रेजेंट नहीं कर रहा है. यहाँ पे तो ऐसा कुछ बोला नहीं है, तो अवेलेबिलिटी बायस क्या हो रहा है, मिटिगेट हो रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 रीड कर रहा हूँ पहले. वाकुलुक्स अप्रोच टू इकोनॉमिक फोरकास्टिंग, 3 अप्रोच जो भी जस्ट अपने बात की है, इज फ्लेक्सिबल एंड लिमिटेड इन कॉम्प्लेक्सिटी.
रीड करके फायदा नहीं है, पहले अप्रोच के बारे में पूछा ना। चलिए पैराग्राफ रीड करते हैं। डेटा Vakuluk's approach to economic forecasting utilizes a structural model in conjunction with a diffusion index. Diffusion index कहाँ था सेकेंड वाले अप्रोच में? इकोनॉमिक इंडिकेटर डिफ्यूजन इंडेक्स, टू डिटरमाइन द करंट फेज ऑफ अ कंट्रीज बिजनेस साइकिल। पूरा एक सेकंड को, अप्रोच टू इकोनॉमिक फोरकास्टिंग यूटिलाइजेस अ स्ट्रक्चरल मॉडल इन कंजंक्शन। अच्छा, स्ट्रक्चरल मॉडल कहाँ था? इकोनोमेट्रिक में। इकोनोमेट्रिक के अंदर में दो था, एक था स्ट्रक्चरल और एक था रिड्यूस्ड फॉर्म मॉडल। तो बोल रहा है शी विल यूज स्ट्रक्चरल मॉडल यूज करेगी, मतलब इकोनोमेट्रिक मॉडल इन कंजंक्शन मतलब एंड अ डिफ्यूजन इंडेक्स मतलब इंडिकेटर वाला अप्रोच। ठीक है, तो बोला दोनों अप्रोच यूज करिए, इकोनोमेट्रिक एंड इकोनॉमिक इंडिकेटर वाला, टू डिटरमाइन द करंट फेज ऑफ द बिजनेस साइकिल। दिस अप्रोच हैज प्रोड्यूस्ड सक्सेसफुल प्रेडिक्शंस इन द पास्ट, मतलब पास्ट में सही प्रेडिक्शन दिया। Thus, Vakuluk has high confidence in the prediction. Vakuluk also determines whether any adjustment needs to be made to her initial estimates of the respective aggregate economic growth trends based on historical rates of growth for country X and country Y, both developed country. Okay, पूरा country X and country Y क्या developed country है? For that she is thinking to make certain changes if required, and country Z a developing country. अच्छा, country Z क्या developing emerging country है। Exhibit 1 summarizes Vakuluk's predictions. क्या है देखते हैं, prediction for current phase of the business cycle। बोला current phase क्या है? country X का initial recovery। अच्छा, prediction for current phase, prediction है country X initial recovery, country Y contraction, country Z late upswing मतलब late expansion में। आगे डेटा रीड करने के पहले एक बार क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, Vakuluk's approach to economic forecasting, दोनों अप्रोच था इकोनोमेट्रिक एंड इंडिकेटर वाला, इज फ्लेक्सिबल एंड लिमिटेड इन कॉम्प्लेक्सिटी। कॉम्प्लेक्स कौन सा है? इकोनोमेट्रिक मॉडल। ठीक है, बुलेट इज लिमिटेड इन कॉम्प्लेक्सिटी, रॉन्ग, इट इज कॉम्प्लेक्स। और फ्लेक्सिबल कौन सा है? फ्लेक्सिबल लास्ट वाला, चेकलिस्ट अप्रोच इज फ्लेक्सिबल। तो ऑप्शन नंबर ए इज रॉन्ग। ऑप्शन नंबर बी, कैन गिव अ फॉल्स सेंस ऑफ प्रिसिशन and provide false signal. Yes, बोला कि can give a false sense of precision। बोला सर गलत precision दे सकता है, although output जो है वो न्यूमेरिकल होगा बट उसके बावजूद false precision दे सकता है। किसके अंदर में? इकोनोमेट्रिक मॉडल में। एंड जो इंडिकेटर वाला था that can give you what? false signal। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, दोनों सही है। ऑप्शन नंबर सी, imposes no consistency of analysis across items or at different points in time, रॉन्ग, मतलब दिस इज नॉट फीचर ऑफ क्या बोलते हैं इकोनोमेट्रिक एंड दी लीडिंग। बोला इम्पोजेस नो कंसिस्टेंसी, बोला कंसिस्टेंसी तो होगा, इकोनोमेट्रिक मॉडल में डिस्कस किया हुआ है, कंसिस्टेंसी विल बी देयर इन दी वेरिएबल्स। यहाँ पे बोला इम्पोजेस नो कंसिस्टेंसी ऑफ द एनालिसिस। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ऑप्शन नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8, Vakuluk is most likely to make significant adjustment to her estimate of the future growth trend of which of the following country। किसमें करेगा वो मेजर चेंज? डेवलप्ड में या डेवलपिंग में? डेवलपिंग में। इमर्जिंग मार्केट कंट्री में क्या होगा? ज्यादा चेंज होगा, बिकॉज ऑब्वियसली देयर इज पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, राइट। तो कंट्री वाई, कंट्री जेड, कंट्री वाई एंड जेड कौन सा था? इमर्जिंग और डेवलपिंग। कंट्री जेड लास्ट वाला, कंट्री जेड में इट रिक्वायर्स व्हाट? सिग्निफिकेंट एडजस्टमेंट। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9, बेस्ड ऑन एग्जिबिट 1 एंड Vakuluk assumption about short term rates and expected inflation, short term rates in country X are most likely to be low and bottoming, approaching a peak, above average and rising। शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट के लिए बोल रहा है कंट्री एक्स के लिए ना। एक बार यहाँ पे डेटा और है, रीड करना होगा। देखो शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट के लिए बोला है, Vakuluk assumes short term interest rate adjust with expected inflation, yes, and are pro-cyclical. Vakuluk reviews the historical short term interest rate trends for each country, which further confirms her prediction shown in exhibit number 1। कंट्री एक्स का कहाँ पे? इनिशियल रिकवरी में। तो इनिशियल रिकवरी में क्या होता है? शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट। इफ यू रिमेंबर जो टेबल बनाया हुआ अपना क्लास में, शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट इनिशियल रिकवरी में क्या होता है? लो और डिक्लाइनिंग,
उसके बाद नेक्स्ट क्या आता है, अर्ली एक्सपेंशन, जहाँ पे इट स्टार्ट राइजिंग, लेट एक्सपेंशन में क्या, स्टीप राइजिंग, और स्लो डाउन में क्या, पीक पे, और उसके बाद क्या, कॉन्ट्रैक्शन में डिक्लाइनिंग। तो इनिशियल रिकवरी में क्या होगा, इट विल बी लो एंड बॉटमिंग, लो एंड बॉटमिंग, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अप्रोच अ पीक, पीक कहां पे होगा, स्लो डाउन में। अबव एवरेज एंड राइजिंग कहां पे होगा, लेट एक्सपेंशन में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। इनिशियल रिकवरी बोला ना कंट्री एक्स के लिए, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, बेस्ड ऑन एग्जिबिट नंबर 1, व्हाट कैपिटल मार्केट इफेक्ट इज कंट्री जेड इमर्जिंग था मोस्ट लाइकली टू एक्सपीरियंस इन द शॉर्ट टर्म। कंट्री जेड क्या है, लेट अपस्विंग है, लेट एक्सपेंशन, लेट एक्सपेंशन में क्या बोला, बेस्ड ऑन एग्जिबिट नंबर 1, व्हाट कैपिटल मार्केट इफेक्ट इज कंट्री जेड मोस्ट लाइकली टू एक्सपीरियंस इन द शॉर्ट टर्म। साइक्लिकल एसेट्स अट्रैक्ट इन्वेस्टर्स, साइक्लिकल एसेट जो है वो अट्रैक्ट करेगा आपको इनिशियल रिकवरी में, जब मार्केट रिकवर हो रहा है ना, मतलब होने वाला है, उस समय साइक्लिकल एसेट्स में लगा के ज्यादा पैसा बनेगा। क्यों, क्योंकि सर दैट विल बी एट लोएस्ट प्राइस, और जैसे अच्छा रिकवरी होगा तो सर जो साइक्लिकल एसेट्स है वो ज्यादा रिटर्न देगा। तो इनिशियल रिकवरी या कॉन्ट्रैक्शन फेज में लगा दीजिए, इज इट फाइन, नॉट इन दी लेट एक्सपेंशन। ऑप्शन ए इज रॉन्ग। ऑप्शन नंबर बी, मॉनेटरी पॉलिसी बिकम्स रिस्ट्रिक्टिव, यस, likely to experience in the short term। late expansion क्या बोल रहा है, monetary policy becomes restrictive, मतलब जो इंटरेस्ट रेट्स वगैरह है दैट विल व्हाट राइजिंग, मॉनेटरी पॉलिसी तो राइज होगा ना, क्योंकि ओवर रेटिंग हो गया इकोनॉमी के अंदर में, राइट, लेट एक्सपेंशन में। तो सर जो सेंट्रल बैंक है वो क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी फॉलो करेगा, मतलब शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी, द यील्ड कर्व स्टिफेंस, सब्सटैंशियली रॉन्ग, फ्लैट हो जाएगा, फ्लैट, short term interest rate will rise, long term interest rate will also rise, but it will rise at a lower rate, hence yield curve क्या हो जाएगा, flat। यहाँ पे क्या लिखा है, steep। ऑप्शन नंबर बी is correct। next question number 11, based on observation number 1, read नहीं किया, observation number 1, fiscal and monetary policies in country Y will most likely lead to low nominal rates, high nominal rates, either high or low nominal rates। चलो read करते हैं। वाकुलुक डिसाइड्स टू फोकस ऑन कंट्री वाई, कंट्री वाई का करंट स्टेटस क्या है, कॉन्ट्रैक्शन। अच्छा ये प्रेडिक्शन है ना, कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन होगा। बोल रहा है कि वाकुलुक डिसाइड्स टू फोकस ऑन कंट्री वाई टू डिटरमाइन द पाथ ऑफ नॉमिनल इंटरेस्ट रेट्स, द पोटेंशियल इकोनॉमिक रिस्पांस ऑफ कंट्री वाई इकोनॉमी टू दिस पाथ एंड द टाइमिंग फॉर व्हेन कंट्री वाई इकोनॉमी may move into the next business cycle। Vakuluk makes the following observations। पहला, monetary policy has been persistently loose, मतलब expansionary, interest rates कम है, persistently loose for country Y, while fiscal policies have been persistently tight। बोला सर there has been expansionary monetary policy and there has been contractionary fiscal policy। तो सर what will be the impact on the interest rate, what will be the impact on interest rate, यही पूछा ना, लो नॉमिनल, हाई नॉमिनल, इधर हाई और लो, इधर हाई और लो, क्योंकि क्लियर नहीं है ना, एक तरफ एक्सपेंशनरी और एक तरफ क्या, टाइट फिस्कल पॉलिसी है, तो इंटरेस्ट रेट कैन बी हाई और इट कैन बी व्हाट, लो। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 12, बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन नंबर 2, व्हाट इंपैक्ट विल द पॉलिसी चेंजेस हैव ऑन द ट्रेंड ग्रोथ रेट फॉर कंट्री वाई, व्हाट इंपैक्ट विल द पॉलिसी चेंजेस विल हैव ऑन द ट्रेंड ग्रोथ रेट ऑफ कंट्री वाई। डेटा रीड करते हैं। Observation number 2, country Y is expected to significantly increase transfer payments, transfer payments increase करेगा। ये वर्ड कहाँ पे था, लेवल 1 में, ट्रांसफर पेमेंट्स, कि सर गवर्नमेंट जो है वो कुछ बेनिफिट्स प्रोवाइड करेगा, मे बी सम सॉर्ट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स एंड ऑल, जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसको बेनिफिट्स वगैरह पेमेंट उसको पे करेगा, ट्रांसफर पेमेंट्स। उससे सर फिस्कल डेफिसिट क्या होगा, बढ़ेगा, फिस्कल डेफिसिट विल व्हाट राइज एंड इंट्रोड्यूस अ मोर प्रोग्रेसिव टैक्स रिजिम। मोर प्रोग्रेसिव टैक्स रिजिम मतलब सर जहां पे अगर मान लीजिए इकोनॉमी एक्सपैंड कर रहा है तो ज्यादा टैक्सेस कलेक्ट होगा, और इकोनॉमी अगर कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो टैक्सेस विल व्हाट फॉल, इज इट फाइन। और ये जो कंट्री वाई है उसका स्टेट क्या है अभी, कॉन्ट्रैक्शन, मतलब कॉन्ट्रैक्शन इज प्रेडिक्टेड कि सर कॉन्ट्रैक्शन में जाएगा, तो बोला इट विल इंक्रीज ट्रांसफर पेमेंट एंड इंट्रोड्यूस, तब तो अच्छा ही है। अगर कॉन्ट्रैक्शन में जा रहा है और
मतलब इकोनॉमी के लिए तो खराब है, बट गवर्नमेंट क्या कर रहा है यहाँ पे, अपना फिजिकल डेफिसिट इंक्रीज कर रहा है, ट्रांसफर पेमेंट्स बढ़ा रहा है, एंड प्रोग्रेसिव टैक्स रिजीम, मतलब अगर कॉन्ट्रैक्शन फेज में जाएगा तो टैक्सेस विल बी व्हाट, लोअर। ठीक है, पूछा गया था क्वेश्चन यहाँ पे, based on observation number 2, what impact will the policy change have on the trend growth rate for country y, negative, neutral या positive? It will what have positive, दोनों, मतलब टैक्स प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम में मूव कर रहा है, प्लस जो ट्रांसफर पेमेंट्स है वो भी इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो इट विल हैव अ पॉजिटिव इम्पैक्ट। नेक्स्ट, based on observation number 3, Vakuluk most likely expects country y yield curve in the near term to be invert, flat या steep। चेक करते हैं, the current yield curve for country y suggests that the business cycle is in the slowdown phase। slowdown में, तो slowdown में क्या होता है आपका, जो yield curve होता है वो flat होता है, with the bond yields starting to reflect contractionary conditions। तो सर contraction आएगा तो yield curve will be what, steep। yield curve will be what, it will start rising, rise होना start हो जाएगा, it will what, steep। और most steepest तो initial recovery में होता है। ठीक है, तो आपसे पूछा था यहाँ पे, most likely expect country wide yield curve in the near term invert, flat या steep। ठीक है, invert कब होता है, स्लो डाउन में। इन्वर्ट कब होता है, स्लो डाउन में। आई थिंक मैंने अभी स्लो डाउन में फ्लैट बोल दिया था नो, अर्ली और लेट में फ्लैट होगा, स्लो डाउन में इट विल बी व्हाट, इन्वर्टेड। ठीक है, और फ्लैट कब होगा, अर्ली एक्सपेंशन एंड लेट एक्सपेंशन में। इनिशियल रिकवरी में एकदम स्टीप, वापस से रिपीट कर देता हूँ, कॉन्ट्रैक्शन में सर स्टीप होना स्टार्ट होता है, इनिशियल रिकवरी में एकदम स्टीप, अर्ली और लेट एक्सपेंशन में फ्लैट, एंड स्लो डाउन में इट विल बी व्हाट, इन्वर्टेड। परफेक्ट, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, स्टीप। ओके, लास्ट आइटम सेट, क्वेश्चन नंबर 14 to 16, 14 to 16, 16 तक ही लास्ट था ना। चलिए डेटा रीड करते हैं, मतलब डेटा रीड करने के पहले एक बार क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, डिस्कस द इम्प्लीकेशंस ऑफ हेडब्रिड्स इन्फ्लेशन फोरकास्ट ऑन द एक्सपेक्टेड रिटर्न्स ऑफ द फंड्स होल्डिंग्स ऑफ कैश, बॉन्ड्स, इक्विटीज, रियल एस्टेट। क्लास में याद है, ये अपने लिखे थे पूरा नोट्स कि सर इन्फ्लेशन हायर है, लोअर है, डिफ्लेशनरी इन्वायरमेंट है, तो कैश का क्या सिचुएशन होगा एज एसेट क्लास, बॉन्ड का क्या होगा, इक्विटी का क्या होगा, रियल एस्टेट का क्या होगा। यहाँ पे वही बोल रहा इन्फ्लेशन फोरकास्ट। डेटा रीड करते हैं। हेडब्रिड इज द चीफ इकोनॉमिस्ट एट एग्री पार्टनर्स, चीफ इकोनॉमिस्ट है एग्री पार्टनर्स में, एन एसेट मैनेजमेंट फर्म लोकेटेड इन द डेवलप्ड कंट्री ऑफ ईस्ट लैंड। कंट्री का नाम है ईस्ट लैंड। He had prepared an economic report on East Land for the firm's asset allocation committee. Headbread notes that the composite index of leading economic indicators that declined for 3 consecutive months and that the yield curve has inverted। ये कहाँ से पिक कर लिया, जो आपका फोरकास्टिंग मॉडल था ना, इकोनॉमिक फोरकास्टिंग मॉडल, उसमें था लीडिंग इंडिकेटर के अंदर में LEI, लीडिंग इकोनॉमिक इंडिकेटर, कॉन्फ्रेंस बोर्ड इशू करता है LEI, वो इंडिकेटर, वो इंडेक्स रेदर, वो इंडेक्स अगर कंसेक्यूटिवली 3 मंथ्स गिरता है तो क्या दिखाता है आपको, द यील्ड कर्व इज एक्सपेक्टेड टू व्हाट, इन्वर्ट। यहाँ पे वही लिखा है, हैज डिक्लाइंड फॉर 3 consecutive months and that the yield curve has what, inverted। प्राइवेट सेक्टर बोरिंग इज आल्सो प्रोजेक्टेड टू डिक्लाइन। बोला सर जो प्राइवेट सेक्टर है ना, बिजनेस, इंडिविजुअल्स वगैरह, वो लोग का जो बोरिंग होगा दैट इज एक्सपेक्टेड टू व्हाट, डिक्लाइन। हो सकता है रिसेशनरी इन्वायरमेंट में जा रहा है, यहाँ पे बता भी दिया यील्ड कर्व हैज व्हाट, इन्वर्टेड। तो अगर रिसेशनरी इन्वायरमेंट में जा रहा है तो कंजम्पशन कम होगा, बोरिंग कम हो जाएगा। इज इट फाइन? बेस्ड ऑन दिस रिसेंट इवेंट्स, हेडब्रिड प्रेडिक्ट्स एन इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड फोरकास्ट्स लोअर इन्फ्लेशन एंड पॉसिबली व्हाट, डिफ्लेशन। एक होता है इन्फ्लेशन, एक होता है डिसइन्फ्लेशन, एक होता है क्या, डिफ्लेशन। व्हाट इज द डिफरेंस? इन्फ्लेशन मतलब कंटिन्यूअस प्राइस इंक्रीज हो रहा है, डिसइन्फ्लेशन मतलब प्राइस इंक्रीज हो रहा है बट एट अ लोअर रेट, एंड डिफ्लेशन मतलब क्या, प्राइस इज व्हाट, डिक्लाइनिंग, एंड पॉसिबली डिफ्लेशन ओवर द नेक्स्ट 12 months। Helen Smitherman, a portfolio manager at Agri, considers Headbrid's economic forecasts when determining the tactical allocation for the firm's balanced fund. Smitherman notes that the fund has considerable exposure
to real estate, share of asset intensive and commodity producing firms and high quality debt. The funds cash holdings are at cyclical low. बोला कि सर फर्म का जो कैश पोजीशन है, मतलब कैश जो बहुत कम है, are at cyclical low and they are holding shares of asset intensive प्लांट मशीनरी है सर जिसके पास, या कमोडिटी जो बना रहा है, कमोडिटी राइस व्हीट एंड हाई क्वालिटी डेट. तो ये सब एक्सपोजर है. ओके, तो क्वेश्चन क्या है, डिस्कस द इंप्लीकेशंस ऑफ हेड प्रिंट इन्फ्लेशन फोरकास्ट. उसका इन्फ्लेशन फोरकास्ट क्या था, डिफ्लेशन ऑन द एक्सपेक्टेड रिटर्न्स. क्या होगा सर, कैश तो ऑलरेडी अपनी साइक्लिकल लो पे, प्लस अगर इंटरेस्ट रेट लोअर बाउंड पे जीरो हो जाए तो बढ़िया, लोअर बाउंड पे जीरो हो जाए तो बढ़िया. कैश विल हैव व्हाट, पॉजिटिव रिटर्न. इज इट फाइन? नेगेटिव रिटर्न तो सबसे वर्स्ट है, अगर जीरो हो जाए तो बढ़िया. कैश, तो कैश विल हैव अ पॉजिटिव रिटर्न प्रोवाइडेड द इंटरेस्ट रेट विल हैव व्हाट, लोअर जीरो बाउंड. ऑल्सो द कैश आर एट व्हाट, साइक्लिकल लो. नेक्स्ट बॉन्ड. बॉन्ड तो काफी अच्छा परफॉर्म करता है डिफ्लेशन में. इंटरेस्ट रेट कम हो जाता है, बॉन्ड का प्राइस व्हाट, इंक्रीजेस. बॉन्ड्स. इक्विटी, इक्विटी खराब परफॉर्म करेगा क्योंकि देखो ये लोग का कहां पे है, शेयर्स किसमें, एसेट इंटेंसिव एंड कमोडिटी प्रोड्यूसिंग फर्म है, तो वहां पे डिफ्लेशन के टाइम पे इक्विटी व्हाट, परफॉर्म पैथेटिक, लॉसेस होगा कंपनी को. रियल स्टेट खराब परफॉर्म करेगा ड्यूरिंग डिफ्लेशन, रियल स्टेट तो खराब परफॉर्म करेगा. प्लस यहाँ पे बोला भी था बोरिंग कम हो जाएगा, बोरिंग्स वगैरह कम हो जाएगा, तो रियल स्टेट विल व्हाट, डिक्लाइन. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15. In response to the projected cyclical decline in the Eastland economy and in private sector borrowing over the next year, बोला कि cyclical decline हो रहा है, Eastland deflation and private sector borrowing भी कम हो रहा है over the next year. Headpret expects a change in the monetary and fiscal policy mix. बोला there will be change in the monetary and the fiscal policy. He forecasts that the Eastland Central Bank will ease the monetary policy, मतलब interest rates को कम करेगा. On the fiscal side, Headpret expects the Eastland government to enact a substantial tax cut. टैक्स कट करेगा, मतलब दोनों क्या हो गया एक्चुअली, एक्सपेंशनरी, और उसमें यील्ड कर्व क्या होता है, स्टीप. As a result, Headpret forecast large government deficit that will be financed by the issuance of long-term government securities. बोला सॉरी, बोला कि जो गवर्नमेंट डेफिसिट होगा ना, बिकॉज ऑफ दिस सब्सटैंशियल टैक्स कट, ट्रांसफर पेमेंट्स विल इंक्रीज, गवर्नमेंट अपना टैक्सेस कम करेगा. वो फंड कैसे करेगा, गवर्नमेंट बॉन्ड्स इशू करके, बॉन्ड्स इशू करके, लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स इशू करके. डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन द शेप ऑफ द यील्ड कर्व एंड द मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी मिक्स प्रोजेक्टेड बाय द हेडप्रेट. वेरी इजी, स्टीप होगा सर, बिकॉज ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी जो होगा, शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट विल डिक्लाइन एंड लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इशू कर रहा है. इसका मतलब क्या है, जो यील्ड कर्व होगा, इंटरेस्ट रेट होगा लॉन्ग टर्म का, दैट विल बी व्हाट, हाई. लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इशू कर रहा है ना गवर्नमेंट, उसके वजह से द डिमांड विल व्हाट, मतलब द डिमांड इन टर्म्स ऑफ द इंटरेस्ट रेट विल इंक्रीज, उसके वजह से यील्ड का विल बी व्हाट, स्टीप. शॉर्ट टर्म में इंटरेस्ट रेट विल डिक्लाइन because of expansionary monetary policy and because of expansionary fiscal policy में long term interest rate will what, rise, hence yield curve will be what, steep. Next question number 16. Currently Eastland's currency is fixed relative to the currency of the country of Northland. मतलब pegging का बात कर रहा है, pegging. बोला सर Eastland का जो currency है वो fix कर लिया है against the currency of what, Northland. And Eastland maintains policies that allow unrestricted कैपिटल फ्लो, मतलब देयर इज नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन दी कैपिटल. अगर आप कोई भी कंट्री के करेंसी के हिसाब से पेगिंग कर लेते हो तो इंटरेस्ट रेट हैज टू बी सेम. ऑल्सो आप इंडिपेंडेंट मॉनेटरी पॉलिसी फॉलो नहीं कर सकते हो, मतलब इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज या डिक्रीज अपने मन से नहीं कर सकते हो. इज इट फाइन? बोला ईस्ट एंड मेंटेन कर रहा है पॉलिसी जो कि हो सकता है नॉर्थलैंड का भी होगा विद रिस्पेक्ट टू द अनरिस्ट्रिक्टेड कैपिटल फ्लोज. हेडप्रेट एग्जामिन्स द रिलेशनशिप बिटवीन द इंटरेस्ट रेट एंड exchange rate. He considers 3 possible scenarios for the Eastland economy. पहला scenario, shift in the policy restricting capital flow. बोला ईस्टलैंड अब क्या कर रहा है, अपना पॉलिसी शिफ्ट करके जो कैपिटल फ्लो है ना उसको रेस्ट्रिक्ट कर रहा है. मतलब सर जो पहले इनफ्लो होता था बाहर से उसको क्या कर रहा है, रेस्ट्रिक्ट कर रहा है. इसका मतलब क्या सर उसका इंटरेस्ट रेट, एक्सचेंज रेट चेंज होगा? बिल्कुल होगा. क्या सर वो अभी इंडिपेंडेंट मॉनेटरी पॉलिसी फॉलो कर रहा है? नो, वो खुद का डिसीजन लिया ना, क्योंकि पहले क्या था, अनरिस्ट्रिक्टेड कैपिटल फ्लो. अब क्या कर रहा है,
restricted capital flow. Obviously the interest rate and the exchange rate will what change. Exchange rate दोनों country का जो fix किया हुआ था, मतलब जो ईस्ट लैंड जो fix किया था against the नॉर्थलैंड, the exchange rate will what change. Scenario number 2, shift in policy allowing the currency to float. बोल रहा currency float करेगा, मतलब पहले fix था with the नॉर्थलैंड, अब बोल रहा कि currency will what float. इसका मतलब सर interest rate क्या दोनों कंट्री का सेम होगा? बिल्कुल भी नहीं. इंटरेस्ट रेट विल आल्सो बी डिटरमाइंड इनटू व्हाट फ्री मार्केट. जैसे सर जो करेंसी है वो बेसिस ऑन द डिमांड एंड सप्लाई इंपैक्ट होगा बिकॉज ऑफ द फ्लोटिंग करेंसी. सिमिलरली सर जो इंटरेस्ट रेट है दैट विल बी व्हाट डिटरमाइंड इनटू द मार्केट. सिनेरियो नंबर 3, शिफ्ट इन इन्वेस्टर्स बिलीफ टुवर्ड अ लैक ऑफ फुल क्रेडिबिलिटी दैट द एक्सचेंज रेट विल बी व्हाट फिक्स्ड फॉरएवर. शिफ्ट इन इन्वेस्टर्स बिलीफ टुवर्ड अ अच्छा लैक ऑफ फुल क्रेडिबिलिटी, मतलब इन्वेस्टर्स को वो फुल फेथ नहीं आ रहा है इन टर्म्स ऑफ कि एक्सचेंज रेट क्या रहेगा, फिक्स रहेगा. तो ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ दैट एक्सचेंज रेट विल चेंज, इंटरेस्ट रेट विल चेंज. ऑल्सो यहाँ पे बोल दिया था अनरिस्ट्रिक्टेड कैपिटल फ्लो होने वाला. इज इट फाइन? इंटरेस्ट रेट और एक्सचेंज रेट बेसिकली देखो जो पॉलिसी है ईस्ट लैंड का पॉलिसी जो है नॉर्थ लैंड से तभी कंप्लाई होगा जब सर वो लोग अनरिस्ट्रिक्टेड कैपिटल फ्लो रखे, पहला क्राइटेरिया. सेकंड, इंटरेस्ट रेट और एक्सचेंज रेट क्या रखे, सेम. बट यहाँ पे क्या बोला है, शिफ्ट इन इन्वेस्टर्स बिलीफ टुवर्ड्स अ लैक ऑफ फुल क्रेडिबिलिटी दैट द एक्सचेंज रेट विल बी फिक्स्ड फॉरएवर. बोल रहा है जो इन्वेस्टर्स है वो लोग को बिलीफ नहीं है कि एक्सचेंज रेट क्या रहेगा, फिक्स रहेगा. डिस्कस हाउ इंटरेस्ट रेट एंड एक्सचेंज रेट लिंकेजेस बिटवीन द ईस्ट लैंड एंड नॉर्थ लैंड माइट चेंज अंडर ईच सिनेरियो. डिस्कस कर लिया. कंसिडर ईच सिनेरियो इंडिपेंडेंटली, मतलब हर सिनेरियो को इंडिपेंडेंटली कंसिडर करिएगा. तो लास्ट अपने क्या डिस्कस किया ये वाला कि सर एक सबसे पहला अनरिस्ट्रिक्टेड कैपिटल फ्लो रहता है, इंटरेस्ट रेट एंड एक्सचेंज रेट दोनों कंट्री का सेम रहता है, तभी तो जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो दोनों कंट्री का क्या रहेगा, सेम रहेगा. बट सिंस यहाँ पे बोल दिया कि इन्वेस्टर्स को लैक है in terms of the credibility that the exchange rate will remain fixed, hence interest rate and exchange rate will what vary. Is it fine? तो तीनों केस के अंदर में इंटरेस्ट एंड एक्सचेंज रेट विल नॉट बी सेम ऑफ बोथ कंट्रीज. एंड जो ईस्ट लैंड है वो क्या कर रहा है, इंडिपेंडेंट मॉनेटरी पॉलिसी फॉलो कर रहा है, हेंस करेंसी विल नॉट बी पेग्ड. करेंसी जो है वो पूरा का पूरा पेग नहीं रहेगा. परफेक्ट. चलिए दैट्स इट फॉर टुडे. बट देखिए यहाँ पे जो सॉल्यूशन दिया हुआ रहता है ना पीछे, आपको प्लीज इसको रीड किया करिए, यहीं से आपको कीवर्ड्स मिलेगा. ठीक है, ऑब्वियसली यू कैन सी बहुत बड़ा बड़ा राइटअप्स दिया हुआ है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप इस चीजों को स्किप कर दो. नो, क्योंकि आप स्क्वाइजर कोर जितना बार भी पढ़ लो, बट अगर आप यहाँ से चीजों को ठीक से पढ़ते हो तो आपको कॉन्क्रीटली एकदम जो बोलते हैं ना स्पेसिफिक की टर्म्स मिल जाता है. तो यहाँ से आप जब पढ़ोगे तो आपको की टर्म्स मिलेगा जो अपने क्लास के अंदर में डिस्कस किए हैं. ठीक है, तो एक बार प्लीज जब भी आप पढ़ो तो ये सब चीज को एक बार जरूर से आप गो थ्रू करिएगा, सो दैट यू अंडरस्टैंड कि यार इस आंसर मतलब ऐसा टाइप का अगर क्वेश्चन आता है तो व्हाट शुड बी दी कीवर्ड्स. परफेक्ट. चलिए दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, टेक केयर.